मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार, सभी लर्नर को मेरा नमस्कार, सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार, सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बताइए। और क्लास का आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी बताइए। आनंद तो मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, अर्थात मेरे क्लास को नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़िए, इतना मजा आएगा कि आप भी क्या याद करेंगे। ठीक है, इससे बेहतरीन क्लास बिना किसी पैसे के कहीं चल रहा हो तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा तारीफ क्या करूं, आप लोग खुद ही कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं। इतने लोग हैं, जितने लोग ग्रुप में मेरे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति पर है और मुझे संतुष्टि है। बस एक बात का तकलीफ है, कंप्लेन है आपसे कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ग्रुप को। मैं चाहता हूं कि जब आपके लिए मैं इतना तन मन से लगा हूं, धन भी लगा रहा हूं, धन इनडायरेक्टली लगा ही रहा हूं, सब कुछ पेज खर्च होता है, पेन खर्च होता है, स्याहियाँ खर्च होती हैं, समझ ही सकते हैं आप लोग। खैर चलिए, ये सब मजाक की बातें हैं, बशर्ते कि मैं वाकई मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। आज उस मेहनत को मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए अभ्यास 3 पर चर्चा होगी। आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न कहीं न कहीं आए हुए हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन मजा उसमें नहीं है। क्यों नहीं मजा है? क्योंकि वो आप कहीं न कहीं पढ़े हैं, कहीं न कहीं से पढ़ लेंगे, किताब में है, लेकिन जो उसके नीचे मैं और उससे मिलते जुलते अनेक शब्द दे रहा हूँ, वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का को छोड़ करके, नहीं तो आप मिला लीजिएगा, किसी घटना चक्र, यूथ, कोई भी किताब से मिला लीजिएगा। जो मिलते जुलते मैंने शब्द को वहां पे रखा है, वो आपके लिए वरदान साबित होगा, वो अमृत के समान होगा। चलिए देखते हैं, अभ्यास 3 की तरफ बढ़ते हैं। और आज का बहुत बेहतरीन क्लास है, आप देखेंगे, समझेंगे, खुद समझेंगे। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए अभ्यास 3 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। सभी को पता है, यूपीपीएससी 2021 के एई के एग्जाम में पूछा गया है। पठार, पहाड़, उपत्यका, अधित्यका। आपका उत्तर क्या होगा? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात नहीं है, जानकारी होने की बात है। तो अधित्यका आपका सही जवाब होगा। पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यका। पहली नजर में लग रहा होगा उपत्यका होना चाहिए, ऊ से ऊपर है तो ऊ से उपत्यका है, तो यही तो अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई, अच्छा लगने से नहीं, सही लगने से होता है। अधित्यका आपका सही उत्तर है। रही बात है उपत्यका क्या होता है, तो आपके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, वाक्यांश लिखा हुआ है, अनेक शब्द लिखा हुआ है। पर्वत के पास की भूमि या पहाड़ के नीचे तलहट की भूमि को क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द होगा उपत्यका। ठीक है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका। पहाड़, नॉर्मल पहाड़ कहते हैं, लगभग 1000 मीटर के आसपास से, 1000 मीटर से कम की ऊंचाई को या आसपास के पहाड़ कहा जाता है। पठार भी आप समझ ही रहे होंगे। बात करते हैं प्रश्न 2 की। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अनुष्ठान घर में कराया जाता है, पूजा पाठ में विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक जो शुभ कार्य होता है उसके लिए एक शब्द होगा अनुष्ठान। इससे बढ़ता जुड़ता एक आपके पास विकल्प है, अभ्यर्थना दिया हुआ है, तो आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना के लिए एक शब्द होता है अभ्यर्थना। ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है अभ्यर्थना। प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा है, बशर्ते बहुत लोग इस जवाब को नहीं समझ पाते, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए मैं अलग से समझा देता हूं। तीसरा, महल के भीतरी भाग। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? 4 विकल्प है। आरओ मेंस 2013 में भी पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया है। अंतः स्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अंतःनगर। आपको अच्छी तरह से पता होगा, आपका विकल्प सी सही होगा। ठीक है,
बात करते हैं जहां रानी का निवास हो, उसके लिए एक शब्द अगर आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे रनिवास। क्या बताएंगे? रनिवास। जहां राजा का निवास हो या जहां राजा निवास करता हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा? राजमहल। और राजमहल अगर शब्द नहीं है तो क्या इस प्रश्न को छोड़ के चले आएंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि राजमहल अगर नहीं होगा तो दूसरा विकल्प होगा राजा प्रसाद। राजा प्रसाद न नहीं, राजा प्रासाद होता है, प्रसाद वो मंदिर वाला नहीं, प्रासाद माने महल होता है। ठीक है, ये वाला होगा। प्रश्न 5 की बात करते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित मार दीजिए, जाइए जाइए, अप्रत्याशित मार चले आइए, प्रश्न को गलत करके चले आइए। ठीक है, इसका विकल्प बी सही होगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द है आशातीत। ठीक है, और अप्रत्याशित के लिए अगले पाठ में बताएंगे। ठीक है, इंतजार करिए, नहीं तो एक ही वीडियो में सब जान जाएंगे तो फिर अगला कौन देखेगा। प्रश्न 6 की बात करते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके के लिए एक शब्द बताना है। पीसीएस आरओ एआरओ में आया है, सन लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, आया है, बस जान लीजिए, कई बार आया है। तो अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष, इंद्रिय जीत, क्या हो सकता है इसमें उत्तर? आप सभी को पता है, आसान सवाल है, कई बार आया है, तो अतीन्द्रिय एक सही शब्द होगा। जो इंद्रियों से परे हो, अगर उसके लिए इससे मिलते जुलते कई वाक्य मैंने लिखा है, देख लीजिए। जो इंद्रियों से परे हो, इसके लिए एक शब्द अगर पूछ लेगा तो क्या कहेंगे आप? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, इसके लिए अगर एक शब्द पूछ लेगा तो क्या आपका जवाब होगा? गोचर। क्या होगा? गोचर। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, उसके लिए बस अ लगाइए, अगोचर हो जाएगा। ठीक, जिसने इंद्र को जीता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अरे कुछ नहीं, इंद्र जीत। विकल्प डी में लिखा हुआ है जो शब्द, वही होगा एक शब्द। देखिए, प्रश्न 1 और तैयार हुआ कितना? 5। साथ साथ प्रश्न को मिला के 4 वाक्य एक्स्ट्रा, उसको मिला के 5 प्रश्न तैयार हुआ। 30 प्रश्न कहने को है, लेकिन 60 से भी ज्यादा, लगभग आपको 70-80 प्रश्न यहां से मिलने वाले हैं। बात करते हैं जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो अदृश्य, अमर, निष्प्राण, नेत्रहीन, बहुत ही सरल विकल्प दिया गया है। अदृश्य मुझे देना होता तो मैं कंफ्यूज कर देता। चलिए अगला देखिए, वाक्य क्या लिखा है? जो दिखाई दे, यदि इसके लिए पूछेगा, जाहिर सी बात है, दृश्य जो नहीं दिखाई दे उसके लिए अदृश्य है, तो जो दिखाई देगा दृश्य होगा। जो आंखों के सामने हो, उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। और जो आंखों से परे हो, यानी आंखों के पीछे हो, सामने न हो, है, उसके लिए होता है परोक्ष। और परोक्ष शब्द नहीं है तो एक आपने शब्द सुना होगा अप्रत्यक्ष। तब ये होगा, दोनों ही शब्द इसके लिए सटीक है, सही है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पे 3 उदाहरण है, यूपी पीसीएस 18, आरओ 2010-17 ही नहीं, बहुत बार पूछा गया है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप सभी को रटा हुआ प्रश्न है, मुझे पता है, असूर्यम पश्या। और ध्यान रखिएगा, रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए भी यही एक शब्द होगा। कौन सा? असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि असूर्यम पश्या के साथ साथ हो सकता है शब्द ऐसे भी लिखा हो, असूर्य पश्या, म गायब कर दे आधा, असुर पश्या। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही शब्द सही है, जो विकल्प में होगा आप उसका चयन करिएगा। जो विद्वान
स्त्री हो उसके लिए एक शब्द अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या जवाब होगा? विदुषी। विदुषी होता है। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है, शास्त्रज्ञा। ठीक है। जो स्त्री बहुत पढ़ी लिखी हो उसके लिए क्या कहोगे? विदुषी। विदुषी तो गलत हो जाओगे भैया, उसको विदुषी नहीं कहते, उसके लिए चेंज शब्द है, सुशिक्षिता उसे कहते हैं। चलो भैया आगे देखते हैं। अज्ञ का क्या अर्थ है? आपको पता होना चाहिए अज्ञ और अज्ञानी का क्या अर्थ होना चाहिए। जो कुछ भी नहीं जानता, जो सब कुछ जानता है, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो नहीं भी जानता हो, बीच में अटका हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अज्ञ या अज्ञानी, इसके लिए एक शब्द होगा। किसके लिए होगा? जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए अज्ञ भी हो सकता है। अज्ञ नहीं विकल्प में है तो अज्ञानी तो निश्चित तौर पे होगा, अर्थात दोनों शब्द सही शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए आपको पता है, उसके लिए शब्द होगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने की बात हो रही है तो सर्वज्ञ है। ठीक है, वो सर्वज्ञ है। अगला है जो थोड़ा जानता हो। अरे थोड़ा जानोगे तो कम जानोगे, तो कम माने होता है अल्प, तो अल्पज्ञ एक शब्द हो जाएगा। जो जानता हो नहीं जानता हो, ये मजाक के तौर पे विकल्प बना दिया गया है, इसका कोई एक शब्द नहीं होता है। चलिए, जो जानता हो उसके लिए आपको पता है विज्ञ एक शब्द होता है। ओके ओके, मजा आ रहेगा आज, मजा आ रहा होगा ना? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अथाह, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। यूपीपीसीएस मेंस 2000 कुछ में पूछा गया है, कुछ में नहीं पूछा गया है। 2009 है, यहाँ लिखा हुआ 2009 है। ठीक है, अथाह के लिए एक वाक्यांश कौन सही है? जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका अंत न हो। तो देखिए भैया, इसके लिए आपका सही जवाब है जिसकी गहराई, अरे देखिए जिसकी गहरा, अथाह लगा, अ लगा हुआ है ना, अ लगा हुआ है, तो आप काहे इसको मार रहे हैं? अथाह के लिए होगा जिसकी गहराई, अ लगा है, अ का अर्थ ही होता है नहीं, नहीं के लिए अ लगाया जाता है। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। रही बात जिसकी गहराई नापी जा सके, जाहिर सी बात है उसे कहते हैं थाह। थाह लगा लिया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दे रहा है। जिसकी कोई सीमा न हो उसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा? जवाब होगा मेरा असीम। जिसकी कोई सीमा न हो उसके लिए एक शब्द होगा असीम। जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द होगा अनंत। बेहद ही आसान वाक्यांश है ये। चलिए, जो नापा जा सके, जो नापा जा सके अगर उसके लिए एक शब्द पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक है नाप्य और एक शब्द है नापनीय। दोनों में से जो रहेगा विकल्प आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, अगला है जिसकी गहराई का पता न चले। ध्यान रखिएगा, ये चेंज हो गया है वाक्य, उसी से मत मिलाइएगा। इसके लिए एक शब्द है अगाध। जिसकी थाह का पता न चले उसके लिए एक शब्द है अथाह। जरा जरा सा अंतर है और इस अंतर को अगर आप भूले तो आप चले जाएंगे खाई में, अर्थात आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ROAR 2017 में पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा विवादित भी है सवाल, आगे बताते हैं कैसे है विवादित। तो इसका जो विकल्प है चार विकल्प में दिया है। जो तौला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, जो समय समय पर संभव न हो। ठीक है, तो अवश्य अप्रमेय के लिए इसमें आपका दो विकल्प सही है। कौन कौन सा सही है? एक है पहला विकल्प सही और एक है तीसरा अर्थात सी विकल्प सही है। इन दोनों को सही क्यों माना गया है? क्यों माना गया है? क्योंकि इसका जो है विवाद ये है कि हरदेव वाहरी ने अप्रमेय दिया है। किसके लिए? जिसे नापा या मापा जा सके
उसीलिए हरदेव बाहरी कह रहे हैं कि अप्रमेय होता है। ठीक है, और किसी किताबों में कहा जा रहा है नहीं जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए है। तो आयोग ने कहा छोड़ो हटाओ बवाल, हम और ए और सी दोनों को सही मान रहे हैं जवाब। तो अप्रमेय जो तौला या मापा न जा सके उसके लिए, और जो प्रमाण से सिद्ध न हो उन दोनों के लिए ही सही स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, अब बात आती है नीचे देखिए, कुछ मैंने वाक्य लिखा है। जिसे मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय और एक शब्द है अपरिमित। अपरिमित, दोनों में से जो भी विकल्प रहेगा आप उसका चयन कर सकते हैं, और दोनों रहेगा तो आयोग को दोनों मानना होगा। ठीक है, और इसी पे विवाद है कि लेकिन अपरिमेय और परिमित के साथ क्या है, लेकिन हरदेव बाहरी इसका अप्रमेय दिया है। किसका दिया है? जिसका मापा, जिसे मापा न जा सके उसके लिए हरदेव बाहरी क्या दिए हैं? अप्रमेय दिए हैं। इसीलिए आयोग ने ए और सी दोनों उत्तर को माना है। ठीक है, बाकी ए शब्द तो होता ही है। तो ये विवादित है, एक जगह लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो उत्तर वहां रहेगा विकल्प में वही आप लगा के आना। जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया हो, देखना बदल गया, यहाँ प्रमाण दिया है, यहाँ प्रमाणों से सिद्ध करने की बात हो रही है। तो जिसे प्रमाणों से न सिद्ध किया गया हो, अगर इसके लिए एक शब्द पूछा जाता है तो इसके लिए एक शब्द होता है अप्रमाणित। ठीक है, अप्रमाणित। ये भी प्रश्न आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देख लीजिएगा स्पष्ट रूप से, एक जगह नोट कर लीजिएगा। जिसका नाप करना या जिसका नाप करना कठिन हो, देखो यहाँ कठिन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है जिसका नाप करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द होता है दुष्परिमेय। ठीक है, क्या होता है? दुष्परिमेय। दुष्परिमेय, ओके, दुष्परिमेय हो गया। जो तोला या मापा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? यहाँ न है, यहाँ मापा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? परिमेय। परिमेय। ठीक है, नीचे क्या विवाद दिया है? नीचे दिया है जो प्रमाण से सिद्ध न हो, वही बात आ गई अप्रमेय। ठीक है, अप्रमेय हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रमेय। और नीचे का जो वाक्य थोड़ा सा दब गया है वो लिखा है जो प्रमाण से सिद्ध हो, न की जगह हो, उसके लिए एक शब्द क्या लिखा है? प्रमेय। ठीक है, प्रमेय अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो और जो प्रमाण से सिद्ध हो, प्रमाण से सिद्ध हो प्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय। ठीक है, इसी में है विवाद। इनमें क्या है? हरदेव बाहरी ने जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए अप्रमेय, और प्रमेय तो है जो सिद्ध हो वो प्रमेय, न सिद्ध हो अप्रमेय। लेकिन हरदेव बाहरी जिसे नापा या मापा न जा सके उसके लिए भी अप्रमेय इन्होंने दिया है। यही समस्या आई तो आयोग ने दोनों उत्तर माना। ठीक है, बाकी सही तो यही है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए अप्रमेय होता है, लेकिन बाहरी जी ने जो नापा मापा न जा सके उसके लिए भी अप्रमेय दे दिया। तो आयोग ने दोनों साक्ष्य को स्वीकार करते हुए दोनों को सही उत्तर मान लिया है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ऐसे विवाद अक्सर कहीं न कहीं आ ही जाते हैं कुछ प्रश्नों में, उसके लिए आप तैयार रहिए एकदम से। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, बहुत सरल शब्द है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है आपको पता होगा। और अपव्ययी मितव्ययी में अगर कंफ्यूजन होगा ध्यान रखनागा, अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए एक शब्द होता है अपव्ययी, वही कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं। कर आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, अगर इसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए एक शब्द होता है फिजूल खर्च। आय से अधिक जो खर्च करता है उसके लिए कहा जाता है एक शब्द फिजूल खर्च। कठिनाई से पैसे निकालने वाला,
ठीक है, जिसको कंजूस कहते हैं, कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिनाई से पैसे निकालने वाला पूछे या कहे जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला, दोनों शब्द होगा। एक होता है कंजूस और एक शब्द होता है कृपण। दोनों में जो दिया रहेगा वही उत्तर होगा। ठीक है, अर्थात दोनों शब्द सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका उपचार न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आपको जवाब देना होगा। आप जवाब देंगे दुस्साध्य तो आप हो जाएंगे गलत, क्योंकि जिसका उपचार न हो उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, असाध्य। अर्थात दो बार मैं असाध्य असाध्य बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये वाक्य जिसका उपचार न हो की जगह आपसे ये वाक्य दे दे, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, तो उसके लिए होता है असाध्य। अब देखिए असली कहानी, जिसका समाधान और उपचार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तब आप कहेंगे दुस्साध्य। ठीक है, यही जरा जरा सा अंतर होता है, तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं लोगों की, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। प्रश्न 14 में देखते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित, अरसिक। तो ये भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए, आसान प्रश्न है। अभिप्सा एक शब्द है। आते हैं नीचे, देखते हैं वाक्य क्या है। चाह या आशा, इसके लिए एक शब्द होता है अपेक्षा। चाह या आशा रखना कहते हैं नॉर्मली, मेरी अपेक्षा है, तो अपेक्षा है मतलब मेरी चाहत है, मेरी आशा है। ठीक है, तो अपेक्षा हो गया। जिसकी चाह या आशा हो, यहाँ पे इस तरह के अगर पूछ लेता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए शब्द को, अपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, चाह या आशा, अपेक्षा, जिसकी चाह या आशा हो उसके लिए एक शब्द होगा अपेक्षित। जिसमें कोई रस न हो, अर्थात जो काव्य, अर्थात या जिसमें कोई रस न हो पूछे या कहे जो काव्य, साहित्य, संगीत आदि में रस न ले, उसके लिए एक शब्द पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? अरसिक। अरसिक, जिसमें कोई रस न हो वो होता है अरसिक। और किसी रस का उपभोग करने वाला नहीं है, किसी रस का उपभोग करना, उसके लिए एक शब्द होता है रसास्वादन। रसास्वादन। ओके, चलिए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपसे पूछा गया है सवाल ROA 2017 में। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक, देखिए आधिकारिक नहीं दिया है, आधिकारिक दिया है, जो कि गलत शब्द है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से गलत है, आधिकारिक होता है। तो खैर चलिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए प्रश्न में यही उत्तर छिपा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हैं, बताइए जरा। तो प्रश्न आ चुका है, अगर इसको आप गलत कर रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अध्यादेश, आधिकारिक आदेश, अधिकारी अध्यादेश प्रश्न में छिपा हुआ है। अब बात आती है विधानमंडल द्वारा या शासन द्वारा पारित या स्वीकृत के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है अधिनियम। अधिनियम, ठीक है, अधिनियम होता है। दूसरा वाक्य क्या है? अनेक अनेक नहीं है, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकार गजट है, गजट में छपी सूचना के लिए अगर एक शब्द आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा? एक शब्द अधिसूचना। वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर भी आपका आसानी से निकल आएगा, हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मिलते जुलते शब्द है दिए हुए विकल्प में। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए अगर एक शब्द आपको बताना होगा, उपयुक्त शब्द बताना होगा, तो क्या कहेंगे? प्रतिवादी कहेंगे कि अभियोगी कहेंगे कि अभियुक्त कहेंगे? आप बताइए हमें। तो अरे अभियुक्त कहेंगे, जो अभियुक्त होता है, अपराधी होता है, उसी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो एक शब्द होता है अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो उसके लिए क्या होगा? जो अभियोग लगाता है उसके लिए एक शब्द होता है अभियोगी। ओके, अभियोगी। जो किसी मुकदमे का
वाद करे, बचाव करे, उसके लिए क्या कहेंगे? प्रतिवादी। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रतिवादी। एक शब्द होता है मुद्दा लेख भी। जो मुकदमा दायर करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो मुकदमा दायर करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अरे भाई, वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते वादी। एक शब्द होता है मुद्दई। ठीक है। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसका काम ही है लड़ना, लड़ता रहता है हमेशा, कोई काम नहीं उसके पास जो है खाली पड़ा है, जिसका जहां मन करे वहां जाके जिसके मन करे मुकदमा, वो खुरचाली ही करता रहता है। ठीक है। और कोई काम नहीं, हर गांव में ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो कचहरी में ही एक बैग टांगे मिले रहते हैं, तो उनके लिए कहा गया है मुकदमेबाज। ठीक है, बैग लटकाए वहीं कोर्ट कचहरी पड़े रहते हैं, उनका दिन और जीवन उसी में बीत जाता है, लड़ाई झगड़ा मुकदमा ही करते करते। तो उसके लिए मुकदमेबाज शब्द दिया गया। जिसकी आने की तिथि न हो, इस पर मैं क्या करूं? सीधा जवाब देके आगे बढ़ता हूं, अतीत होता है। अब बात फंसती है जो 4 विकल्प है उसको अंतर करने में। ठीक है, जिसके आने की तिथि न हो, अतीत मुझे पता है, सबको रट गया है। अतीत की सत्कार की भावना या अतीत की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द अगर पूछेगा तब क्या जवाब दोगे? यही हमको बता दो भैया। तब आप जवाब दोगे आतिथ्य, जो विकल्प सी में दिखाई दे रहा है। जिसके यहां अतिथि ठहरा हो, यदि इसके लिए एक शब्द पूछेगा तब क्या बताएंगे? तब कहेंगे आतिथेय। ठीक है, आतिथेय हो जाएगा उसके लिए एक शब्द। ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिना बुलाए चला आ जाए, उसके लिए एक शब्द अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे आप? ध्यान रखिएगा, अनाहुत। अनाहुत, अनाहुत एक शब्द हो जाएगा। जो इधर उधर से घूमता फिरता, गांव में देखते होंगे चाय पीने के बहाने चले आते हैं लोग, हैं, चाय वो घर पे मिला नहीं या इस तरह नहीं हुआ तो घूमते टहलते खेत की यारी देखते देखते आ गए दरवाजे पे, तो जब आ गए भाई चाय पानी तो पूछेगा ही कोई। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे कहते हैं आगंतुक। आगंतुक, अचानक से घूमते पड़ते आ जाते हैं ये लोग। अक्सर होता है, हमारे घर पे भी बहुत लोग आते हैं, दिन भर में तीन चार बार चाय बनवाते हैं बाबूजी हमारे। चलिए, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक, अर्ध प्रसूत, अंत्यज, प्रसू। प्रसू तो भैया दत्तक तो गोद लेने वाला होता है, प्रसू जन्म देने वाली, अर्ध प्रसूत होता है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है अर्ध प्रसूत। प्रसूत गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द होता है दत्तक। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। हालांकि इस शब्द से मुझे बहुत नफरत है, इस शब्द को और इस भेद को मैं मिटाना चाहता हूं, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा है। क्या अंत्यज, क्या फलाना, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब एक है, सब इंसान है, सभी से बस प्यार करो, फालतू की बातें। तो खैर चलिए, जन्म देने वाली के लिए एक शब्द होता है प्रसू। चलिए, जो पान करने योग्य नहीं है, अब इसमें क्या बच्चों वाले प्रश्न में ज्यादा इधर उधर भटकाए, देखो भैया, उसके लिए एक शब्द होता है अपेय। ठीक है, बात खत्म। अब बात आती है अगला विकल्प क्या है? जो पान करने योग्य हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? अरे जो पान करने योग्य है उसे हम पी लेंगे, पेय हो जाएगा। जिसे खाना मुश्किल हो उसके लिए एक शब्द बताएंगे हम, दुर्भक्ष। ठीक है, दुर्भक्ष। दुर्भिक्ष मत समझ लेना, दुर्भिक्ष अलग चीज होता है। जो कुछ नहीं जानता, अभी ऊपर ही चर्चा किया गया, तो बार बार क्या बताऊं, बहुत बार प्रश्न आया है, सही बात है, अच्छी बात है। अज्ञ या अज्ञानी होता है, उसे उसके लिए एक शब्द मैंने ऊपर भी बताया, अज्ञ या अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता, जो जानता है विज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है, जो कुछ कम जानता है वो अल्पज्ञ होता है। ठीक है, आगे आइए। अकिंचन है। अकिंचन का अर्थ पूछा गया, जिसके पास कुछ न हो, जो निर्धन हो, जो कुछ न करता हो, या उपयुक्त सभी, तो जाहिर सी बात है विकल्प ए आपका उत्तर है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। जो निर्धन हो, निर्धन है, गरीब है। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? तो जाहिर सी बात है, जो आकाश में विचरण करता है, धरती आकाश के बीच का स्थान, देवों का स्थान। तो इसका उत्तर यार बच्चों वाला प्रश्न है,
धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए अंतरिक्ष शब्द का यूज किया जाता है। जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए एक शब्द है नभचर। ठीक है, जो नभ में चलता हो उसके लिए होता है खेचर। ध्यान रखना, जो नभ में चलता है वो है खेचर, जो आकाश में विचरण करता है वो है नभचर। ठीक है, और आकाश में उड़ने वाला होता है खगचर। ध्यान रखिएगा। ठीक, आकाश में विचरण करना नभचर, नभ में चलना खेचर, आकाश में उड़ने वाला खगचर। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द बताइए। शीतल वर्षा, महावत, काल बैसाखी, आम्र वर्षा। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होगा महावत। वहीं अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द होता है हेमंत। और बरसात के 4 महीनों को कहा जाता है चौमासा। क्या कहा जाता है? चौमासा। ठीक है, ओके। 24 में जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अभेद, दुर्भेद, संवेद, नैवेद। 2 विकल्प तुरंत काटिए, सी और डी को। काम खत्म। 2 में फंस गए। 2 में फंसना भी नहीं है, ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है, अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से आपने पढ़ लिया है तब आप फंसेंगे नहीं, तब आप जवाब देंगे सही। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए विकल्प ए अभेद्य सही है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसके लिए हो जाएगा दुर्भेद्य। ठीक है भैया। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जिसका उच्चारण न किया गया हो, जाहिर सी बात है अनुच्चरित एक शब्द सही है। ऊंचे स्वर में उच्चारित किया हुआ के लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो उसके लिए आपका उत्तर होगा ऊर्ध्वोच्चारित। ऊर्ध्वोच्चारित, ऊर्ध्वोच्चारित होगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द पूछेगा, तब आप क्या कहेंगे? तब कहेंगे आप अनुत्तरित। अनुत्तरित, अनुत्तरित। ठीक है। अगला बात क्या है? जिसका उच्चारण न हो सकता हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्चरित। अनुच्चरित। इतने मिलते जुलते शब्द इतना मेहनत करके कौन देता है यार? जरा 2-4 स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमारे पास अगर होगा तो। हैं? इतना बेहतरीन तरीके का मैं अभ्यास करा रहा हूँ, सारे चीजों को मिलते जुलते, जिसमें आपकी गलतियां होती हैं, गलती होने की संभावना रहती है, उन सबको ला करके मैं रख दिया हूँ आपके सामने। इतना मेहनत कौन करता है जी? कम से कम इसको बढ़वाइए यूट्यूब चैनल को अपने। चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक ही शब्द दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, अग्रसूची। जो बहुत आगे की बात सोचकर चलता हो उसके लिए एक शब्द है अग्रसूची। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह के लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो आप कहेंगे जिज्ञासा। जानने की जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। प्रश्न 27 की बात करते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली के लिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली या अंगुली को कहते हैं, जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा अनामिका। यही वर्तनी की दृष्टि से भी ध्यान रखना, अनामिका होता है, बाकी गलत है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस पर बड़े अच्छे से चर्चा पिछली बार हुई थी। अवर्णनीय, जो बात वर्णन से परे हो, क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। इसके लिए एक शब्द होता है वर्णनातीत। तो क्या होगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ये हो सकता है। तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है। जो जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ये जवाब होगा हाँ, यही जवाब होगा जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। और ऊपर वाला जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसके लिए होगा एक शब्द निर्वचनीय। निर्वचनीय। ठीक है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, जाहिर सी बात है अनिर्वचनीय। ठीक है। जिसका वर्णन न हो सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवर्ण्य। ठीक है। 29 नंबर, जिसकी कोई कीमत न हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, पूछा गया है प्रश्न। तो आप बताइए क्या हो सकता है जिसकी कोई कीमत न हो। कीमती, अरे कीमती तो कीमत होता है, अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य न हो, जिसकी कोई कीमत न हो, उसे अमूल्य कहते हैं। और रही बात है बहुमूल्य का, तो बड़े दाम या मूल्य वाले का को कहते हैं बहुमूल्य। बहुत मूल्य हो जिसका, उसी को कहेंगे बहुत मूल्य, अर्थात बड़े दाम। जिसका कीमत अधिक हो उसके लिए एक शब्द होगा कीमती। ठीक है, जो मोल लिया हो, अगर इसका एक शब्द पूछता है तो आप कहेंगे कृत। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द बताना पड़ेगा आपको, तो वो होगा आपका जवाब अव्यक्त। ठीक है, आगे की बात है जो कहा न जा सके उसके लिए होता है अकथनीय। अकथनीय, जो कहा न गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अकथित। अकथित, और जो कम जानता हो, बार बार चर्चा किया, उसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत मजा आया होगा। लगभग 100 प्रश्न तैयार हुआ है, 30 प्रश्न के पीछे 100 प्रश्न तैयार हुआ है। इतना मेहनत कोई नहीं करता है। आपको विश्वास न हो तो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, बड़े बड़े लोगों को सर्च कर लीजिए जिसके पास 5 मिलियन 6 मिलियन लोग हैं, देख लीजिए फिर बताइएगा। चलिए, आप लोगों को धन्यवाद। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, बस बार बार यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, लोगों के बीच पहुंचाए। हिंदी अड्डा विथ एम कुमार। ठीक है, और ये नंबर है, कोई भी समस्या हो तुरंत बात करिए, समाधान मिलेगा। जो हो बन पाएगा मैं करूंगा आपके लिए। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।